हाय एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है। और हाँ, आपने इस वीडियो के लिंक पे क्लिक किया है। डेट मीन्स आपको इस एसीएल सर्जरी के बारे में जानना होगा। सो उसके बारे में तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे सो आप ज़रूर उसे कमेंट और लाइक करें। मैं बताता हूँ कि मेरी एसीएल इंजरी कैसे हुई थी। सो मैं एक्चुअली ये 2 या 3 साल पहले हुआ था। उस टाइम मैं एक्चुअली सर्जरी से डरता था, इसीलिए मैंने सर्जरी नहीं कराया। बट आप ये गलती मत करना। आप जल्द से जल्द सर्जरी करा लेना, अगर इसकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर करा लेना, आप इतना लेट मत करना। मैं बताता हूँ। ये जो एसीएल इंजरी है ये बहुत कॉमन है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। मैं भी फुटबॉल खेलता था, और जब फुटबॉल खेलते हुए मैं गिर गया था और मेरा थोड़ा लेग ट्विस्ट हो गया था। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला। उस टाइम मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरे कराया था, लेकिन एक्सरे में क्या है कि सिर्फ बोन फ्रैक्चर्स दिखते हैं, लिगामेंट इंजरी नहीं दिखता है। सो एसीएल क्या है, एक लिगामेंट है, और वो उस टाइम टियर हो गया था। तो मैंने एमआरआई कराया। जब एमआरआई कराया तो एमआरआई में दो चीज़ दिखे थे। पहला, एसीएल कंप्लीट टियर, और एक लिगामेंट होता है मेनिस्कस। मेनिस्कस लेटरल मेनिस्कस में कॉम्प्लेक्स टियर करके आया था। जब मैंने डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने कहा जब कंप्लीट टियर होता है तो सर्जरी मस्ट है, और अगर पार्शियल टियर है तो वो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस से ठीक हो जाता है। आपका अगर पार्शियल टियर है आप एक्सरसाइजेस से या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर एमआरआई में कंप्लीट टियर आ गया है वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सर्जरी ही कराना पड़ेगा। तो एसीएल इंजरी के सिम्टम्स बताता हूँ। होगा क्या कि एक्चुअली मेरा जब इंजरी हुआ था उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे को सडन पेन होने लगा जब मैं गिरा था, और उसमें एक पॉपअप साउंड आता है, और थोड़े ही देर में विदिन 15-20 मिनट्स उसमें वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया नहीं उस टाइम। रिलीफ के लिए मैंने एक मूव स्प्रे लगा लिया था। और फिर होता क्या है कि विदिन 1 वीक आप चलने लगोगे। शुरुआत में तो पेन रहेगा, बट विदिन 1 वीक आप चलने लगोगे। और मुझे भी ऐसे लगा कि अभी मैं चलने लगा हूँ तो मैं ठीक हो गया हूँ, बट और मैं वापस से खेलना स्टार्ट कर दिया। तो जब वापस से खेलना स्टार्ट कर दिया और जब मैं रनिंग कर रहा था तो उसमें वापस से मेरा लेग ट्विस्ट हो गया। सो तब पता चला कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है। होता क्या है कि अ, उस जो लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट बीच में रहता है, और लिगामेंट नी के दोनों बोन्स को जोड़ के रखता है। जब हम रनिंग करते हैं तो स्लाइट मूवमेंट तो अलाउ करता है, बट जब कंप्लीट टियर हो जाता है तो वो पूरा ही घूम जाता है, और वो पेन भी स्टार्ट होने लगता है। ये रनिंग करने में दिक्कत करता है, या आप जंप करोगे तब दिक्कत करेगा, या स्क्वाट आप मारोगे तो दिक्कत करता है। जीत गए थे, और मैंने अब डिसाइड किया कि नहीं, मैं सर्जरी कराना चाहता हूँ अपने लेफ़्ट नी के एसीएल इंजरी के लिए। मैं एक्चुअली चाहता था कि वापस से मैं आउटडोर गेम्स खेलूँ। मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डू द सर्जरी। और मैंने कुछ रिकमेंडेशंस मिले कि अपोलो भुवनेश्वर में एक अच्छे ऑर्थो सर्जन हैं, डॉक्टर संदीप बिस्वाल। वो बहुत एक्सपीरियंस भी हैं। सो मैंने उनके साथ अपॉइंटमेंट बुक कराई, और मैं उनसे जाके मिला था। और लकीली मैं जॉब भी कर रहा था, मेरे कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस भी था, और मेरा पूरा प्रोसेस, जो भी मेडिकल सारे सर्जरी इंश्योरेंस से कवर हो गए। से मिलने के बाद उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि एसीएल जो है वो एक लिगामेंट होता है, आपके नी को वो जोड़ के रखता है। जब एक्सट्रीम प्रेशर उसमें लगता है, खासकर जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जब एक्सट्रीम प्रेशर उसमें लगता है तो कई बार वो टूट जाता है, जैसा मेरे केस में हुआ। उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर कंप्लीट टियर है तो आपको सर्जरी ही करना पड़ता है। सर्जरी में क्या होता है, उन्होंने बताया वहाँ पर एक अल्टरनेट ग्राफ्ट लगाया जाता है। ग्राफ्ट क्या होता है, ग्राफ्ट आपकी ही बॉडी से
वो ग्राफ्ट निकाला जाता है। आपके ही पैर में से एक हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट होता है। वो एक्चुअली लगभग 8 ग्राफ्ट होते हैं। अगर 8 में से 1 या 2 भी निकाल दिया जाए तब भी आपके नॉर्मल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सो वही ग्राफ्ट निकाला जाता है आपके ही बॉडी से। उस एसीएल जो टॉर्न हो गया है उसको पहले तो सर्जरी से वो निकाल देते हैं, रेसिडुअल अमाउंट उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो ग्राफ्ट को डाला जाता है और उस ग्राफ्ट को उसके बाद वहाँ पर 2 स्क्रू डाल दिए जाते हैं। सो स्क्रू के लिए उन्होंने मुझे 3 तरीके के ऑप्शंस बताए थे। पहले एक मैकेनिकल टाइटेनियम स्क्रू, दूसरा जो है एक बायोडिग्रेडेबल स्क्रू और तीसरा ऑप्शन है फाइबर टिप। सो जो अ, आप किसी भी वे में जा सकते हैं, चाहे आप टाइटेनियम स्क्रू लगाएं कोई या फाइबर टेप करें या फिर बायोडिग्रेडेबल वाले स्क्रू करें। जो टाइटेनियम वाले स्क्रू है वो तो परमानेंटली वहाँ रहता है, वो ज़िंदगी भर आपका रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं करता है। अगर मेरा एक डाउट था कि कहीं बाद में कभी एमआरआई करना पड़े तो क्या वो, क्योंकि एमआरआई में तो आपको मैटर्स लेके नहीं जाना है, बट वो दिक्कत नहीं करता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर एयरपोर्ट में भी वो अगर डिटेक्ट होता भी है तो आप उसको ये दिखा सकते हैं, रिपोर्ट दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बायोडिग्रेडेबल स्क्रू है वो धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल लगभग 3 साल लगते हैं, वो बॉडी के साथ डिग्रेड हो जाता है। और अ, और रही बात फाइबर टेप की, तो फाइबर टेप के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है। आप इंटरनेट पे इसके बारे में खोज सकते हैं, बट आप किसी भी वे में जा सकते हैं। कोई चाहे आप टाइटेनियम स्क्रू लगाएं या बायोडिग्रेडेबल स्क्रू करें या फिर फाइबर टेप कराएं। ओके। सो जो जो ग्राफ्ट आपने लगाया है वो धीरे धीरे करके आपकी आपको आपके जो एसीएल लिगामेंट को रिप्लेस कर देगा और वो धीरे धीरे करके वो आपकी बॉडी में इंटीग्रेट हो जाएगा। वो एक्चुअल एसीएल लिगामेंट की तरह काम करेगा। उसके बाद आप उसके बाद खेलना चाहें तो खेल भी सकते हैं, बट मुझे रिकमेंड किया गया था ओनली सर्जरी के 1 साल बाद ही जो आउटडोर गेम्स वाले हैं, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं, बट अभी 1 साल तक कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस करने हैं, फिजियोथेरेपी करनी है। सही है। सो ये सारे चीज़ डिस्कशन हुआ था। और उसके बाद मैंने अपॉइंटमेंट बुक कराई और एक और अपॉइंटमेंट बुक कराई जहाँ मुझे सर्जरी कराना था। फिर मैं एडमिट हो गया। पहले 2 दिन तो मैं एडमिट था, फिर तीसरे दिन मुझे सर्जरी के लिए बुलाया गया। और हाँ, बाय द वे मैंने वो बायोडिग्रेडेबल स्क्रू वाला चूज किया था। सो वही मेरा बॉडी में लगाया गया। सो जो तीसरे दिन जब मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, वहाँ क्या हुआ कि मुझे एक एनेस्थेसिया दिया गया था। एनेस्थेसिया से क्या होता है कि आपका बॉडी सुन्न पड़ जाता है और आपको कुछ फील नहीं होता है जब सर्जरी होता है तो। सो उन्होंने मेरे पीठ पे सर एनेस्थेसिया दिया था, तो उससे क्या हुआ था कि कमर से नीचे जितना भी है, मतलब लेग साइड सब पूरा लेग सुन्न पड़ गया था। और जो कमर से ऊपर है तो पूरा एक्टिव था। आप सब कुछ सुन सकते हो। और हाँ, बीच में मेरा पर्दा लगा दिया गया था ताकि मैं देख ना सकूं जो भी हो रहा है, जो भी सर्जरी हो रही है वो मैं देख ना सकूं। सो आप आई थिंक सर्जरी नहीं भी तो 2 आवर्स चले थे। आफ्टर 2 आवर्स उन्होंने मुझे फिर सेलाइन चलाने के लिए भेज दिया। फिर मैं जब उठा तब मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ मार्किंग किए गए हैं। मैं वो दिखाऊंगा आपको। सो जैसे कि मैं बता रहा था, ये जो स्टिचेस देख रहे हैं, यहाँ ये वाला, यहाँ से आपका ग्राफ्ट निकाला जाता है। और यहाँ पर जो 2 स्टिचेस दिख रहे हैं, यहाँ से पास किया जाता है उस ग्राफ्ट को और यहाँ इन दोनों जगह में स्क्रू लगाया जाता है। मेरे केस में 2 बायोडिग्रेडेबल स्क्रू लगाए गए हैं ताकि वो फिट रहे। और धीरे धीरे करके वो बायोडिग्रेडेबल स्क्रू बॉडी के साथ मिल जाता है और विदिन और जो ग्राफ्ट भी लगाया गया है वो भी बॉडी के साथ धीरे धीरे इंटीग्रेट हो जाता है। आपको बस करना ये है कि आपको प्रॉपरली फर्स्ट
2 to 3 मंथ्स आपको प्रॉपरली फिजियोथेरेपी करने हैं। उन्होंने मुझे कुछ 5 से 6 एक्सरसाइजेस बताए थे, जो आपको मैंडेटरीली अच्छे से प्रॉपरली वो एक्सरसाइजेस करने हैं, ताकि जो लिगामेंट है आपके बॉडी के साथ फुल्ली इंटीग्रेट हो जाए और वो एग्जैक्टली फिट हो जाए वहाँ पर। आपको कॉस्टिंग के बारे में बताऊँ तो सो ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। मेरे केस में जो पूरा टोटल कॉस्टिंग हुआ था 1,40,000 का बिल बना था। सो इंश्योरेंस ने मेरे 80-85% पेमेंट कर दिया था। जो बचे हुए 10 to 15% है, वो कुछ नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपको खुद को ही पेमेंट करना पड़ता है। बाकी रेस्ट अमाउंट तो इंश्योरेंस से मेरा कवर हो गया था। टाइमलाइन बताऊँ तो मुझे पिछले साल मैं 1 दिसंबर को एडमिट हुआ था और मुझे 2 दिन वहाँ रखा गया था। तीसरे दिन मेरा सर्जरी था और सर्जरी के 1-2 दिन और मुझे रखा गया था, मतलब मुझे पूरा 5 दिन हॉस्पिटल में रहना था। उसके बाद मुझे रिलीज़ कर दिया गया था और हाँ, मुझे रिकमेंड किया गया था कि मैं एक वॉकर ले लूँ ताकि मैं उससे चल पाऊँ, क्योंकि उस टाइम मैं चल नहीं पाता था, तो मैं वॉकर के सपोर्ट से ही चलता था। और मुझे कुछ 5-6 एक्सरसाइजेस बताए गए थे जो मुझे मैंडेटरीली करना था और मुझे 21 दिन बाद बुलाया गया था ताकि मेरा लेग का प्रोग्रेस देखा जाए और मेरे जो स्टिचेस है उसको खोल दिया जाए। सो 21 दिन बाद मैं गया था और स्टिचेस मैंने खुलवा दिया, मेरा लेग का प्रोग्रेस देखा गया और उसके बाद मुझे बोला गया कि आप 3 मंथ तक लगातार अच्छे से मेंटली वो जो 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज बताए गए हैं वो आप अच्छे से करना और आराम से 3 महीने बाद मैं आराम से चल पाऊँगा, आराम से जॉगिंग भी कर पाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात अगर मैं 1 मंथ का अगर प्रोग्रेस बताऊँ तो मैं अभी में ही थोड़ा बहुत मैं चल पा रहा हूँ और एज पर डॉक्टर मैं आराम से 2 या 3 मंथ बाद आराम से चल भी पाऊँगा और जॉगिंग भी कर पाऊँगा। और अगर लेकिन आउटडोर गेम्स की बात है तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है कि आउटडोर गेम्स 1 ईयर के बाद ही खेलना है। सो उससे पहले आप ट्राई मत करिएगा, हैवी फिजिकल एक्टिविटीज़ वो ट्राई मत करिएगा। अभी फ़िलहाल आप नॉर्मल जो एक्सरसाइजेस बताए जाएंगे डॉक्टर से वही एक्सरसाइजेस आप करें। ओके एंड या दैट्स इट। सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड या थैंक यू।